गुड मॉर्निंग क्लास। सो लास्ट क्लास हमने जहाँ तक डिस्कस कर लिया था, अब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, कोल्ड स्टोरेज से हमें स्टार्ट करना है। हमने ग्रेन सिलोज वगैरह देख लिया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ 150 रहने दें या 200 करें। देखिए एक मिनट, पूरा पार्ट विजुअल है ना? हाँ ठीक है, कर सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कोल्ड स्टोरेज। पेरिसेबल फूड मटेरियल्स हैव वेरी शॉर्ट सेल्फ लाइफ अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं, कुछ ऐसे फूड मटेरियल्स हैं जिनको हम पेरिसेबल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कुछ ही दिनों में ख़राब हो जाते हैं। अगर हम उनकी अच्छी केयर ना करें तो बहुत ही जल्द ख़राब हो जाते हैं। तो उनको अब हम ग्रेन सिलोज वगैरह में स्टोर नहीं कर सकते। तो फिर कैसे स्टोर करेंगे? देखिए, दीज फूड मटेरियल्स कैन बी स्टोर्ड सेफली एट लो टेम्परेचर। इनको हम अच्छे से स्टोर कहाँ कर सकते हैं? जहाँ टेम्परेचर बिल्कुल कम हो। टेम्परेचर कम होने का मतलब ऐसी जगह जहाँ पे ठंडी ज़्यादा हो। लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग देयर सेल्फ लाइफ ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। ऐसा क्यों होता है कि हमें कम टेम्परेचर पे रखने पे वो नुकसान नहीं करेंगे या नुकसान नहीं होता उनका? आगे देखते हैं। पहला, लो टेम्परेचर स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। टेम्परेचर कम होने की वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं उनका ग्रोथ रुक जाता है। यह होता भी है तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा। आपने देखा जनरली जब एक्स्ट्रा वेजिटेबल्स वगैरह आती हैं या फ्रूट्स आते हैं तो हम उसको कहाँ रखते हैं? फ्रिज में। क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर हम उसको बाहर रखेंगे तो बाहर की टेम्परेचर ज़्यादा होती है तो वहाँ बैक्टीरिया उस पर ज़्यादा अटैक करेंगे तो उससे नुकसान ज़्यादा होगा। फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कम होने की वजह से बैक्टीरिया कम अटैक करते हैं, इसलिए वो फूड जल्दी खराब नहीं होता है। ईस्ट एंड मूल्स एंड इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। अब इससे क्या होगा कि जो बैक्टीरिया हैं, मूल्स हैं, ईस्ट हैं, ये सब कम ग्रो करेंगे। अच्छा, कम ग्रो करेंगे तो उनके अंदर का जो एंजाइम्स प्रेजेंट है मटेरियल का, उसको नुकसान भी कम करेंगे। अगर वो ज़्यादा चले जाएंगे तो सारे एंजाइम्स को खुद एब्जॉर्ब करने लगेंगे। जितना ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करेंगे, हमें उससे प्रोटीन्स, विटामिन्स उतने ही कम मिलेंगी। बात समझ में आ रही है? इसलिए सब लोग क्या कहते हैं, ताज़ा फल खाए, ताज़ा सब्जी खाए। इसका मतलब कि उसमें बैक्टीरिया कम होंगे तो उसमें प्रोटीन्स ज़्यादा होंगी। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड पॉइंट, हाँ आपको लिखना क्या है ये भी बताते चलना साथ में। आप लिखेंगे, हाँ यहाँ से लिखेंगे, आपके हेडिंग रहेगी कोल्ड स्टोरेज। उसके बाद लिखेंगे लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग देयर सेल्फ लाइफ ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। पहला और दूसरा, लो टेम्परेचर हेल्प्स द फूड मटेरियल्स टू रिटेन देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू। अब क्या होता है? लो टेम्परेचर की वजह से न्यूट्रिएंट्स का नुकसान नहीं होता, यानी वो न्यूट्रिएंट्स खुद से भी डिस्ट्रॉय नहीं होते। अगर टेम्परेचर ज़्यादा, यानी धूप में आप किसी फ्रूट को रख दे तो शाम तक उसके मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर हम खाएंगे तो हमें कोई खास फायदा नहीं होगी। तो क्योंकि हम चाहते हैं कि खाने के बाद मुझे प्रोटीन्स मिले, विटामिन्स मिले, कार्बोहाइड्रेट्स मिले, इसके लिए उसके न्यूट्रिएंट्स का बचा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो कैसे बचते हैं? ठंडे टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब या तो हमें फ्रिज में रखना होगा या किसी ऐसे प्लेस पे जहाँ पे ठंडी ज़्यादा हो। एट होम्स द पेरिसेबल फूड मटेरियल्स आर स्टोर्ड इन एन आइस बॉक्स और इन अ रेफ्रिजरेटर। हाँ, घर पे हम कहाँ रखते हैं? आइस बॉक्स में या रेफ्रिजरेटर में रखते हैं जनरली। अब देखिए, ऑन कॉमर्शियल स्केल द पेरिसेबल फूड मटेरियल्स आर स्टोर्ड इन आइदर डीप फ्रीजर्स और कोल्ड स्टोरेज। अब आप सोचिए, कॉमर्शियल पे यानी बिजनेस लाइफ में, यानी मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान है, हम कितना फ्रिज खरीदेंगे? आप सोच के देखिए, हम कितना फ्रिज खरीदेंगे? ऐसे तो फ्रिज की दुकान खरीदनी पड़ेगी, शायद तब भी कम पड़ जाए। तो हम क्या करते हैं? फिर हम उनको फ्रिज में नहीं रखते, हम उनको कहाँ रखते हैं? डीप फ्रिज, यानी बहुत बड़े बड़े फ्रिजेस आते हैं उसमें रख सकते हैं, या फिर कोल्ड स्टोरेज में। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है? आगे दिया होगा, देखिए। डीप फ्रीजर क्या होता है पहले? और डीप फ्रीजर यहाँ से लिखेंगे, अ डीप फ्रीजर इज अ रूम लाइक कैबिनेट मेंटेन एट लो टेम्परेचर बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन। जैसे हम अपने साइंस का, टेक्नोलॉजी का यूज करके एक फ्रिज के टेम्परेचर को ठंडा करके रख सकते हैं, उसी टेक्निक का यूज करके कुछ ऐसे भी रूम बनाए जा सकते हैं जिसका टेम्परेचर हम कंट्रोल कर सकें और ठंडा रख सकें।
ऐसे रूम को ही हम क्या कहते हैं, डीप फ्रीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, डीप फ्रीजर। अब कोल्ड स्टोरेज देखिए क्या है, अ कोल्ड स्टोरेज इज अ गोडाउन लाइक a large area enclosure maintained at low temperature by large refrigeration machine। बस यूँ समझ लीजिए ना कि जो कोल्ड स्टोरेज है ये डीप फ्रीजर का बड़ा भाई है। नहीं, एक्चुअली भाई बन कहाँ से आ गए। देखिए बड़े भाई कहने का मतलब क्या है, सेम काम करेगा, बस इसकी कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होगी। यानी कि जो डीप फ्रीजर है एक रूम या 2 रूम के इक्वल होता है, जबकि कोल्ड स्टोरेज में कई सारे रूम के बराबर का रूम हम किसी प्रिंसिपल से, सेम प्रिंसिपल सेम टेक्निक का यूज करके वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। यानी कि वहाँ का भी टेम्परेचर हम कंट्रोल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए बटर स्टॉक ऑफ फूड। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन लिखेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम में यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। क्लियर है, आगे देखिए। बफर स्टॉक ऑफ फूड। क्रॉप्स आर सीजनल्स। हाँ ठीक है, क्रॉप तो सीजन पर डिपेंड करते हैं। क्रॉप विल्स डिपेंड अपॉन मेनी फैक्टर्स। और जो क्रॉप होगा ना, कितना क्रॉप होगा यानी कि अमाउंट ऑफ क्रॉप किस पर डिपेंड करता है, कई सारे फैक्टर पे। एग्रीकल्चर इन आवर कंट्री डिपेंड्स हैवीली ऑन रेन्स। ज़्यादातर फार्मिंग किस पर डिपेंड करती है, रेन पे, क्योंकि सबके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, सभी एरिया में कैनल्स नहीं है, रिवर्स नहीं है, ताकि वो डायरेक्ट वाटर सप्लाई इरिगेशन से कर सके। जनरली वो क्या करते हैं, बारिश का वेट करते हैं। व्हेन द मानसून रेन्स आर गुड। हाँ, जब सीजन रेनी सीजन में अच्छी खासी बारिश हो जाती है, वी हैव अ बम्पर क्रॉप। हाँ, बम्पर मतलब इन अ वेरी लार्ज अमाउंट, भर भर के हमें क्रॉप मिलते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो ऐसा नहीं होता है, तो नुकसान हो जाता है। बात समझिए, जैसे एक मेरे पास फल है, वो मीठा कब लगेगा, जब पका होगा। जब उसको बहुत ज़्यादा पका देंगे तो क्या होता है, वो सड़ जाता है, फिर वो मीठा नहीं लगता। कुछ ऐसा ही है। When the monsoon fails, many areas in our country suffer from severe drought and the crop production is poor। कई बार ऐसा होता है बहुत सारे एरिया में बारिश ही नहीं होती। अगर बारिश नहीं हुई तो वहाँ पे तो क्रॉप प्रोडक्शन होगा ही नहीं, वहाँ पर ड्रॉट आ जाएगा। ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाएगा, यानी कि खेती बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो उस केस में वहाँ क्या लोग बिना खाए रहेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर यहाँ का जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको हम ट्रांसपोर्ट करके वहाँ लेके जाते हैं और उनको प्रोवाइड कराते हैं। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब हमें हर साल कुछ ना कुछ स्टॉक बना के रखना होगा। जैसे जब घर पे पापा वगैरह पैसा देते हैं पॉकेट मनी, तो हम क्या करते हैं, कुछ पैसे खर्च करते हैं, कुछ पिगी बैंक में डालते हैं। पिगी बैंक समझते हैं ना, गुल्लक। क्यों, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पे हम उसका यूज कर सके। यही चीज़ यहाँ कही जा रही है कि जब हमारे पास क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो हमें कुछ हिस्सा उसको स्टोर करके रखना चाहिए ताकि फ्यूचर में हमारे काम आए। देखिए आगे, समटाइम्स हैवी रेन्स मे कॉज फ्लडिंग ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड्स एंड क्रॉप्स इज डिस्ट्रॉयड और डैमेज्ड। कई बार जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उससे बाढ़ आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी फसल भी क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। दस द फूड ग्रेन प्रोडक्शन मे वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जितना फूड प्रोडक्शन होगा वो ईयर टू ईयर चेंज होता रहेगा। कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी बहुत ज़्यादा हो सकता है, कभी बहुत कम, और कभी तो जीरो भी हो सकता है। किस केस में, ड्रॉट के केस में। आगे देखिए, ये कुछ डायग्राम दिए हैं। फिर से अगर आपने बुक नहीं लिया तो प्लीज आप बुक ले लें। हमारी स्पीड कब तक स्लो रहेगी, तो हम कोशिश करते हैं 1-2 दिन में आप सारे बुक्स कलेक्ट कर लें ताकि हम अपनी स्पीड से आगे बढ़ सके। चलिए देखिए, टू इंश्योर दैट द फूड ग्रेन्स आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर and at every place in the country, it was planned by the government to build a huge reserve stock of food grains to meet the emergency। अब चूंकि सरकार को मालूम है, गवर्नमेंट को इस बात का आइडिया है कि कुछ हिस्से में बहुत ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होगा, कुछ में कम होगा, कुछ में बहुत ही कम हो सकता है, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे नहीं होंगी, तो क्या वहाँ के लोग भूखे थोड़ी मरेंगे। तो उनको क्रॉप सप्लाई करना पड़ेगा, यानी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्ट कहाँ से करेंगे, जब रखे रहेंगे तब तो, रखे रहेंगे तभी ना। तो रखने के लिए उन्होंने एक बम्पर प्लेस बनाया, एक प्लेस बनाया, एक प्लानिंग की कि इस प्लेस पे हम स्टोर करेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं, रिजर्व स्टॉक कहते हैं या बम्पर स्टॉक कहते हैं। क्यों किया उन्होंने, ताकि इमरजेंसी में हम सभी को फूड सप्लाई कर सके। द ह्यूज रिजर्व स्टॉक ऑफ द फूड ग्रेन्स बिल्ट बाय द गवर्नमेंट फॉर गवर्नमेंट बाय परचेसिंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर इज कॉल्ड द बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। ये डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक।
क्या ये द ह्यूज रिजर्व स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, ह्यूज का मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा, रिजर्व स्टॉक यानी कि वो खरीद के रिजर्व करके रख लेते हैं, वो देंगे नहीं किसी को। फ्रॉम द फार्मर्स, किससे खरीदते हैं? किसानों से, जाहिर सी बात है जिसका रहेगा उसी से खरीदेंगे ना। इज कॉल्ड द बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, इसी को हम क्या कहते हैं? बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स कहते हैं। आवर कंट्री हैज अ वेरी फेवरेबल बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, सच अ बफर स्टॉक ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन प्राइस लाइन ऑफ द फूड ग्रेन्स इन द ओपन मार्केट। और इसको स्टोर करने की वजह से देखिए जो ग्रेन्स की प्राइसिंग है यानी कि उनके जो दाम हैं वो भी अचानक से नहीं बढ़ते। अभी मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गया, ठीक है, मेरे बगल वाले गांव में बाढ़ आ गया, नहीं ऐसा मनाइएगा नहीं, बाय द वे ऐसा हो गया, तो आप सोचिए मेरे यहाँ तो क्रॉप है उनके यहाँ नहीं है, तो वो क्रॉप खरीदने आएंगे ना। अब ये हो सकता है कि सिर्फ मेरे पास अगर क्रॉप है तो हो सकता है हम मनमानी रेट पे बेचे, हम कहें नहीं हम 10 रुपये नहीं हम 50 रुपये लेंगे, लेना है लो नहीं तो जाओ, क्योंकि हम जानते हैं आपकी मजबूरी है तो आप खरीदेंगे। तो आप देखिए जो चीज़ 10 रुपये की थी या 20 रुपये की थी हमने उसको 50 रुपये का बेचा, तो उसकी प्राइसिंग अचानक से हमने बहुत बढ़ा दी क्योंकि मजबूरी थी। तो ऐसा ना हो इसीलिए ये क्या किया जाता है? बफर स्टॉक बनाया जाता है, क्योंकि सरकार खरीदी है तो उस टाइम पे सरकार उनको फूड क्रॉप खुद ही देगी। अगर उनको देगी तो वो मजबूर नहीं होंगे और आप इतने ज़्यादा महंगे पे बेच नहीं सकते। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम क्या क्या जान चुके हैं आप थोड़ा सा उसको देखते हैं। सो नाउ यू नो नहीं हम वी नो बोलेंगे क्योंकि हम भी तो जानते हैं। देखिए पहला, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल। हाँ, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर के यूज हम क्यों करते हैं? ताकि हमारे सॉयल की फर्टिलिटी बनी रहे। दूसरा, फर्टिलाइजर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे सप्लाई टू द सॉयल। फर्टिलाइजर्स कई टाइप के होते हैं, वो किस पर डिपेंडेंट करते हैं कि हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स सॉयल को ज़्यादा देना है, इसलिए तो हम इनको न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक भी बोलते हैं। थर्ड, वीड्स आर रिमूव्ड आइदर बाय हैंड पिकिंग और डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग वीडिसाइड्स। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रो हो जाते हैं, हम नहीं चाहते फिर भी वो हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं उनको निकालने के कई तरीके हैं। एक तो मैनुअली हाथ से उखाड़ के फेंक दो, ठीक है, दूसरा ट्रॉवेल या खुरपा का यूज करो, या तीसरा वीडीसाइड छिड़क दो। वीडीसाइड छिड़कने का क्या होगा? सारे वीड्स मर जाएंगे और हमारे क्रॉप्स को भी नुकसान नहीं होगा। थर्ड तो हो गया ना। फोर्थ, क्रॉप्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पेस्ट इंसेक्ट्स बाय स्प्रेइंग पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स ऑन देम। हमने बताया था ना, पेस्टिसाइड पेस्ट को मार डालते हैं, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स को। तो अगर हमारे क्रॉप्स में पेस्ट या इंसेक्ट लग गए हैं या डिजीज हो गई है तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? इनको छिड़क देंगे, ये सबको मार डालेंगे और हमारा क्रॉप बच जाएगा। नेक्स्ट, आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सैप एंड हे बाय विनोइंग और बाय यूजिंग थ्रेसर। हाँ, सिर्फ क्रॉप्स को थ्रेसर से अलग करना ही काम नहीं होता है, उसके बाद उसके अंदर जो मटेरियल है जैसे घास होगा, पुआल हो गई, डंठल वगैरह होंगी, उनको भी अलग करना पड़ेगा। उनको अलग करने के दो तरीके, एक तो विनोइंग यानी कि हम ऐसे पकड़ के हिलाते रहेंगे, गिरता रहेगा और हवा से होता रहेगा। दूसरा, हम थ्रेसर का यूज करें। थ्रेसर क्या करता है? हार्वेस्टिंग और विनोइंग दोनों एक साथ कर देता है, यानी कि वो काटेगा भी और उसकी सफाई भी कर देता है। थ्रेसर्स को और कर क्या बोलते हैं हम? हाँ, कंबाइन बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट, ग्रेन्स शुड बी ड्राइड इन द सन बिफोर स्टोरेज। जो ग्रेन्स है ना वो सन में यानी कि धूप में सुखाए जाने चाहिए स्टोर करने से पहले। द सन ड्राइड ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड इन गनी बैग्स। सुखाने के बाद, अच्छे से सुखाने के बाद हम उसको जूट की बोरी में, ग्रेन सिलोज में या फिर लार्ज कंटेनर्स ऑफ आयरन शीट में स्टोर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, अगर आ गई तो आपका होमवर्क, ये डेफिनेशन तो बताया थे ना बफर स्टॉक वाला, डेफिनेशन लिख लेंगे कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आप ये भी नोट करेंगे कॉपी में, और उसके बाद अब आपका होमवर्क स्टार्ट होता है। यानी आप अपने होमवर्क में ये ओरल क्वेश्चंस करके लाएंगे, यानी 5 ओरल क्वेश्चंस हैं जो आपको करना है। बात क्लियर है? ठीक है। और बुक्स अगर आप परचेस नहीं किए तो प्लीज़ जल्दी बुक परचेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।